नमस्कार दोस्तों, सुप्रभातम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज हम उस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो रीट के इस पाठ्यक्रम में नया जोड़ा गया है। एक टॉपिक रीट के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है जिसकी मैं बात करूं, राजस्थान के संस्कृत के साहित्यकार। तो संस्कृत के साहित्यकारों की बात करें तो यह जो प्रश्न है, हमारी जो शिक्षण विधियों का जो पार्ट है उस पार्ट में या मतलब उससे संबंधित कहीं एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाना है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। और मैं बात करूं कि यहाँ राजस्थान में जिन लोगों का संस्कृत के प्रति समर्पण रहा है उन लोगों की चर्चा करने वाले हैं जो राजस्थान से जुड़े रहे हैं, जिनका जन्म राजस्थान में हुआ है, जिन्होंने संस्कृत के लिए जो भी पत्र पत्रिकाओं या रचनाओं का कार्य किया है, उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम पीपीटी के माध्यम से आज हम इस विषय को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, हम प्रारंभ करते हैं। राजस्थान से संस्कृत साहित्यकार, राजस्थान के संस्कृत साहित्यकार विद्वानों की बात करें, एक विद्वान है जिनका नाम है अंबिका दत्त व्यास। विद्वान का नाम क्या है? अंबिका दत्त व्यास। और अंबिका दत्त व्यास की मैं बात करूं तो इनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। अंबिका दत्त व्यास की बात करें तो मित्रों इनका जन्म कब हुआ? 1858 में। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1908 ईस्वी को हुई। अंबिका दत्त व्यास जिनका जन्म 1858 में। जन्म स्थान की बात करूं तो इनका जन्म जयपुर जिले के आमेर तहसील के मानपुरा माचेड़ी गांव में इनका जन्म हुआ। अंबिका दत्त व्यास का जन्म मानपुरा माचेड़ी आमेर जयपुर में हुआ। इनके पिता का नाम श्री दुर्गा दत्त और इनके पितामह का मतलब होता है दादा। पितामह का मतलब दादाजी का नाम इनका नाम है पंडित राजाराम। पंडित राजाराम जी इनके दादाजी, इनके पिता श्री दुर्गा दत्त और इनका जन्म जयपुर के समीप आमेर तहसील के मानपुरा माचेड़ी गांव में इनका जन्म हुआ 1858 में। और 1908 ईस्वी में ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। देखिए मित्रों, इनकी रचनाओं की हम बात करने वाले हैं। तो इनकी एक सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है उस रचना की मैं बात करूं जिसका नाम है शिवराज विजयम। रचना का नाम क्या है? शिवराज विजयम। रचना का नाम क्या है? शिवराज विजयम। यह एक रचना ऐतिहासिक गद्य काव्य है। रचना की बात करूं तो कैसा काव्य है? गद्य काव्य है। और गद्य काव्य में, इस गद्य काव्य में 12 निश्वास है। कितने निश्वास हैं? 12 निश्वास हैं जो 3 विरामों में विभक्त हैं। इस शिवराज विजय की बात करें तो शिवराज विजय एक ऐतिहासिक गद्य काव्य है जिसके अंदर 12 निश्वास है। कितने निश्वास है? 12 निश्वास। यहां से एक प्रश्न कई बार ऐसे परीक्षा में पूछा गया है कि शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं, तो यहां ध्यान रखना 12 निश्वास है। कितने निश्वास हैं? 12 निश्वास हैं। और ये निश्वास कितने विराम में विभक्त हैं? तो मैं बात करूं तो ये 3 विराम में विभक्त हैं। मतलब शिवराज विजय की जो रचना है वो 12 निश्वासों में है और 3 विराम में विभक्त है। कितने विराम है इसमें? 3 विराम, यानी प्रत्येक विराम में कितने निश्वास हैं? 4। तो 3 विराम मल्टीप्लाई किया 4 से तो कुल कितने निश्वास हो गए? 12 निश्वास हैं। ठीक है। इस शिवराज विजय की रचना की मैं बात करूं तो इस रचना में, शिवराज विजय नामक रचना में राम सिंह और शिवाजी की शौर्य कथाएं एक साथ चलती हैं। वीर शिवाजी और महावीर राम सिंह जी की रचनाएं एक साथ चलती है। इन्हीं की रचना के आधार पर शिवराज विजय को अनेक प्रकार के उपनाम भी प्राप्त होते हैं। देखिए, अभिनव बाण इनकी एक उपाधि है, यानी इनको अभिनव बाण के नाम से भी जाना जाता है। अंबिका दत्त व्यास की मैं बात करूं, अंबिका दत्त का एक अन्य नाम है जिसकी हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? अभिनव बाण और आधुनिक बाण। आज के जमाने के ये बाण बट हुए हैं। संस्कृत में
गद्य की जैसे ही बात होती है तो सबसे पहले गद्य के नाम में सर्वोत्कृष्ट गद्यकार जिसे कहा जाता है वो बाणभट्ट का नाम होता है। तो बाणभट्ट की तुलना, मतलब बाणभट्ट से इनकी तुलना की गई है। तो अभिनव यानी आज के ज़माने के, आधुनिक का मतलब होता है आज, और नए यानी नूतन। कौन है? बाणभट्ट कौन है? अंबिका दत्त व्यास हुए हैं। कौन हुए हैं? अंबिका दत्त व्यास। इसलिए इनके दो उपनाम हो गए जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। एक तो कौन सा है? अभिनव बाण, और एक कौन सा है? आधुनिक बाण। इनको एक अन्य और नाम दिया गया है जिसकी मैं बात करूं, इनको कहा गया है घटिका शतक और शतावधान। घटिका मतलब होता है घड़ी, और शतक का मतलब होता है 100। तो घटिका मतलब एक घटी, घटी बनी पल में, एक घट में। शतकम यानी 100 श्लोकों का निर्माण करने वाले विद्वान थे, जिन्हों मतलब एक घटी में, यानी एक घटी का मतलब पल, पल का मतलब होता है घंटा, यहाँ घंटे से बोध किया गया है। तो एक घंटे में जिन्होंने मतलब 100 श्लोकों का निर्माण किया, यानी एक घंटे में कितने श्लोकों का निर्माण करने वाले थे? 100 श्लोकों का। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? घटिका शतक या शतावधान, यानी 100 श्लोक लिखने वाले विद्वान का नाम क्या है? उनका नाम है अंबिका दत्त व्यास। मित्रों, एक बार ध्यान रखना, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनका नाम, विद्वान का नाम क्या है? अंबिका दत्त व्यास। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जयपुर जिले के आमेर तहसील के निकट मानपुरा माछेड़ी नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम श्री दुर्गा दत्त और इनके पितामह का नाम पंडित राजाराम। इनका जन्म 1858 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 1908 ईस्वी को हुई। इनका एक प्रमुख गद्य रचना है, जिनकी बात करें उस गद्य रचना की, तो रचना का नाम है शिवराज विजयम। रचना का नाम क्या है? शिवराज विजयम, जिसमें राम सिंह और वीर शिवाजी की कथाएं एक साथ चलती है। इस रचना की बात करें तो इस रचना के अंदर 3 विराम और 12 निश्वास है। कितने विराम है? 3 विराम है और 12 निश्वास है। प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास है, तो कुल कितने हो गए? 12 निश्वास हैं। इनके हमें कुछ विशेष नाम भी मिलते हैं जिनको उपनाम से भी जाना जाता है। उन नामों की मैं बात करूं तो नाम है एक इनका अभिनव बाण। दूसरे नाम की बात करूं तो इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक बाण। आज का जमाने का कौन? बाणभट्ट कहा जाता है, बाण कहा जाता है। और इनकी 2 अन्य नाम और हमें उपनामों के नाम से हमें संबोधित इनको किया जाता है। तो उनकी बात करें, एक है शतावधान और दूसरे का नाम है घटिका शतक, कि इनके द्वारा मतलब एक घटी में 100 श्लोकों का निर्माण किया जाता था। मित्रों, दूसरी रचना की बात करूं, इनकी एक रचना तो होगी शिवराज विजय, और दूसरी रचना की बात करूं तो जिसका नाम है सामवत। रचना का नाम क्या है? सामवतम। रचना का नाम क्या है? सामवतम। अंबिका दत्त व्यास की दूसरी रचना का नाम क्या है? सामवतम। परीक्षा में प्रमुख रचना तो हमें ध्यान रखनी है, ऐसे ही विद्वानों की हमें अन्य जो भी रचनाएं हैं उन रचनाओं का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ इनकी दूसरी रचना की बात करूँ तो दूसरी रचना का नाम क्या है? दूसरी रचना का नाम है सामवतम। और इसके आगे देखिए इनकी अन्य और रचनाएं हैं जिनकी बात करें। एक रचना है जिसका नाम है ललिता नाटिका। एक रचना है जिसका नाम क्या है? ललिता नाटिका। एक रचना है जिसका नाम है सांख्य सागर सुधा। एक है गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम और एक है अबोध निवारणम। क्या नाम है इनका? रचनाओं की बात करूं तो कुल रचनाएं कितनी हैं? 6 रचनाएं प्राप्त होती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। पहली रचना हमने पढ़ी शिवराज विजयम। दूसरी रचना की बात करें तो सामवतम। तीसरी रचना की बात करें तो तीसरी रचना कौन सी है? ललिता नाटिका। रचना का नाम क्या है? ललिता नाटिका। और एक रचना है जिसका नाम है सांख्य सागर सुधा। सांख्य सागर सुधा। एक रचना है जिसका नाम है गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम और एक रचना है जिसका नाम है अबोध निवारणम। क्या नाम है रचना का? अबोध निवारणम। इस प्रकार से अंबिका दत्त व्यास की हमें 6 रचनाएं प्राप्त होती है और आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी रचना किस विद्वान की है, आपको यह हमेशा ध्यान रखना है। आपकी परीक्षा में कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह इस विद्वान की रचना है या नहीं है। मान लो नहीं है प्रश्न पूछा जाता है और आपको ऑप्शन दिया जाता है अंबिका दत्त व्यास की रचना या रचनाएं नहीं है या रचना नहीं है। आपके ऑप्शन में आते हैं शिवराज विजयम, ललिता नाटिका, सामवतम और एक आपको दे दिया जाता है गिरवाण गिरा गौरव।
इसका मतलब यहां ध्यान रखना है कि कौन कौन सी रचना है, तो 3 रचनाएं तो इनकी है और 1 रचना इनकी नहीं है। तो मित्रों ध्यान रखना, अंबिका दत्त व्यास की कितनी रचनाएं प्राप्त होती है? 6 रचनाएं प्राप्त होती हैं। चलो हम दूसरे विद्वान की बात करें तो संस्कृत में एक विद्वान है जो वर्तमान में, जिनकी बात करें तो संस्कृत के मतलब यूं समझिए कि वो भी आधुनिक बाण ही हैं, अपने आप में क्या है? आधुनिक बाण। उनको मैं भी आधुनिक बाण कहना चाहूंगा, जिनका नाम है पंडित कलानाथ शास्त्री या देवर्षि इनके लिए उपनाम दिया गया है। नाम क्या है इनका? कलानाथ शास्त्री, और देव ऋषि के समान पंडित कलानाथ शास्त्री हैं। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 15 जुलाई 1936 ईस्वी को जयपुर में हुआ। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? 15 जुलाई 1936 ईस्वी को जयपुर में हुआ। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के यहाँ 15 जुलाई 1936 को जयपुर में पंडित देवर्षि कलानाथ शास्त्री का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम रामा देवी, इनकी माता का नाम क्या है? रामा देवी है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, पंडित कलानाथ शास्त्री का जन्म जयपुर में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री व रामा देवी के यहाँ हुआ। जिसकी बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? 15 जुलाई 1936 ईस्वी को हुआ। इनकी एक रचना है जिसको मतलब उपन्यास के रूप में हमें प्राप्त होती है, और उस रचना का नाम है जीवनस्य पृष्ठद्वयम्। बहुत बार अनेक परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछा गया है। इनकी रचना का नाम क्या है? जीवनस्य पृष्ठद्वयम्। जीवनस्य पृष्ठद्वयम्, रचना का नाम क्या है? जीवनस्य पृष्ठद्वयम्। इस रचना में उन्होंने अपने 2 शिष्य, इनके एक शिष्य है और एक शिष्या, शिष्य का नाम है राकेश और एक शिष्या थी जिसका नाम है कल्पना। तो राकेश अध्यापक है और शिष्या कौन है? कल्पना के परिणय की कथा इसमें लिखी गई है। देखिए, जो रचना है कलानाथ शास्त्री की सर्वोत्कृष्ट जो रचना है, उस रचना की मैं बात करूं तो उनकी एक रचना है जिसका नाम क्या है? जीवनस्य पृष्ठद्वयम्। रचना का नाम क्या है? जीवनस्य पृष्ठद्वयम्। जीवनस्य पृष्ठद्वयम् में एक उपन्यास है और इस उपन्यास में उन्होंने अध्यापक राकेश और शिष्या कल्पना के विवाह की कथा लिखी है। परिणय की क्या लिखी है? कथा लिखी है। दूसरी बात करें कि इनकी एक अन्य रचना और प्राप्त होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? गिर्वाण गिरा गौरवम। रचना का नाम क्या है? गिर्वाण गिरा गौरवम। रचना का नाम क्या है? गिर्वाण गिरा गौरवम। तीसरी रचना की मैं बात करूं तो इनकी एक तीसरी रचना है जिसका नाम है विद्वज्जन चरितामृतम। रचना का नाम क्या है? विद्वज्जन चरितामृतम। एक रचना है जिसका नाम है सुधीजन व्रतम, एक रचना है जिसका नाम है कथानक वल्ली, और एक रचना है जिसका नाम है आख्यान बदरी। एक रचना है जिसका नाम क्या है? आख्यान बदरी। एक रचना है जिसका नाम है संस्कृत नाट्य बदरी। इन्होंने लिखा है चित्तौड़ के सिंह, मतलब महाराणा प्रताप के लिए लिखा है, और इस रचना का नाम क्या है? चित्तौड़ सिंह है। एक रचना है जिसका नाम है प्रताप सिंगियम। एक रचना है जिसका नाम है नवरत्न नीति, और एक रचना है जिसका नाम है रत्नावली, और एक रचना है जिसका नाम है महाभिनिष्कर्मणम, और एक रचना लिखी है, संग्रह लिखा है, स्तोत्र संग्रह लिखा है, पंडित जगन्नाथ स्तोत्र है संग्रह। देखिए, मतलब हमें पंडित कलानाथ शास्त्री की अर्थात देवर्षि पंडित कलानाथ शास्त्री की 13 रचनाएं प्राप्त होती है। कितनी रचनाएं प्राप्त होती है? 13 रचनाएं प्राप्त होती है। तो इन विद्वान की मैं बात करूं तो इनकी एक सर्वोत्कृष्ट जो रचना है जिसे उपन्यास के रूप में हमें प्राप्त होती है, उस रचना का नाम क्या है? उस रचना की मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। रचना का नाम है जीवनस्य पृष्ठद्वयम्। रचना का नाम क्या है मित्रों? जीवनस्य पृष्ठद्वयम्, जिसमें अध्यापक राकेश व शिष्या कल्पना के परिणय की कथा लिखी गई है। ठीक है। दूसरी रचना की बात करें तो इनकी एक दूसरी रचना है जिसका नाम है गिर्वाण गिरा गौरवम। रचना का नाम क्या है? गिर्वाण गिरा गौरवम। और तीसरी रचना की बात करूं तो रचना का नाम है विद्वज्जन चरितामृतम। रचना का नाम क्या है? विद्वज्जन चरितामृतम। और एक अन्य रचना है जिसका नाम है सुधीजन व्रतम।
इनकी एक रचना है जिसका नाम क्या है, सुदीशन व्रतम। एक रचना है जिसका नाम है कथानकवल्ली। रचना का नाम क्या है, कथानकवल्ली। अन्य रचना की बात करूं तो अन्य रचना का नाम, एक रचना और है जिसका नाम क्या है, आख्यानवल्लरी। और अन्य एक रचना और है जिसकी हम बात कर रहे हैं, संस्कृत नाट्यवल्लरी। इसके अलावा इन्होंने और रचनाएं लिखी है जिसका नाम है, एक तो चित्तौड़ सिंह है, एक रचना का नाम क्या है, चित्तौड़ सिंह है, प्रताप सिंगियम, नवरत्न नीति, रत्नावली, महाभिनिष्कर्मणम, पंडित जगन्नाथ स्तोत्र संग्रह। तो इस प्रकार से पंडित कलानाथ शास्त्री की हमें 13 रचनाएं प्राप्त होती है। चलो इनकी कुछ विशेष बातें कर लेते हैं। देखिए, ये जो कलानाथ शास्त्री हैं, इन्होंने 2 प्रकार की पत्रिकाओं का संचालन किया है। कितनी पत्रिकाओं का संचालन किया है, 2 पत्रिकाओं का संचालन किया है। तो उन पत्रिकाओं को मैं बात करूं तो हम बात कर रहे हैं देवर्षि कलानाथ शास्त्री की पत्रिकाओं की। तो पत्रिकाओं की बात करें तो इनकी हमें 2 पत्रिकाएं प्राप्त होती है। कितनी पत्रिकाएं प्राप्त होती हैं, 2 पत्रिकाएं प्राप्त होती है। जिसकी बात करूं तो एक तो है भारतीय पत्रिका और एक है पत्रिका का नाम है स्वर मंगला पत्रिका। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके विशेष तथ्यों की। तो विशेष तथ्यों की बात करें तो ये एक तो संस्कृत शिक्षा निदेशक रहे हैं। मतलब संख्या बात करें तो संस्कृत शिक्षा के निदेशक कब बने, तो संस्कृत शिक्षा के निदेशक की बात करें तो 1901 से लेकर के 1903। थोड़ा करेक्शन हुआ यहाँ, थोड़ा गलत है, ध्यान देना, इसको ठीक करना। ये संस्कृत शिक्षा के निदेशक रहे हैं 1991 से लेकर 1993 तक। 1993 तक ये संस्कृत शिक्षा के क्या रहे हैं, निदेशक रहे हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बात करें तो ये संस्कृत शिक्षा के निदेशक कब बने, तो संस्कृत शिक्षा के निदेशक की बात करें तो संस्कृत शिक्षा निदेशक रहे ये 1991 से लेकर 1993 और 1994 में इनका सेवानिवृत्ति हो गई थी। ठीक है, 1998 में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1998 में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया, 1998 में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2012 में राजस्थान सरकार द्वारा संस्कृत साधना शिखर सम्मान दिया गया। मतलब पंडित कलानाथ शास्त्री की बात करें तो कलानाथ शास्त्री के बारे में हमें बहुत से तथ्य प्राप्त होते हैं। उन तथ्यों की बात करें तो संस्कृत शिक्षा के अध्यक्ष भी रहे हैं, निदेशक भी रहे हैं। इसके अलावा 1998 में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया। 2012 में संस्कृत शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट या सर्वोच्च पुरस्कार संस्कृत साधना शिखर से भी इनको सम्मानित किया गया। और बात करें कि इनकी जो पत्रिकाएं हैं, 2 प्रकार की हमें पत्रिकाएं प्राप्त होती है। जिसकी बात करते हैं, एक भारतीय पत्रिका है और एक स्वर मंगला है। कहते हैं कि हम इन्हें जो संस्कृत की जो शिक्षा इन्होंने प्राप्त की, तो इनके पिताजी जिनकी बात करें तो उनके पिताजी का नाम क्या है, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। और भट्ट मथुरानाथ शास्त्री भी स्वयं भी संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए हैं। तो मैं बात करूं इनके पिताजी की, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। और उनके पिता का नाम क्या है, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। देखिए मित्रों, रचनाओं की बात हो गई, इनकी कितनी रचनाएं प्राप्त होती है, 13 रचनाएं। और इनके पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम क्या है, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री अर्थात पंडित देवर्षि कलानाथ शास्त्री के पिता भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। जन्म स्थान की बात करें तो जयपुर में इनका जन्म कब हुआ, 23 मार्च 1989 को। 23 मार्च 1989 को इनका क्या होता है, जन्म होता है जयपुर में। इनके पिता का नाम द्वारकानाथ भट्ट और इनकी माता का नाम जानकी देवी। इनके पुत्र का नाम है देवर्षि कलानाथ शास्त्री। तो देवर्षि कलानाथ शास्त्री के पिता या भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के पुत्र कौन है, देवर्षि कलानाथ शास्त्री हैं। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की बात करें तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का जन्म 23 मार्च 1889 को जयपुर में हुआ। इनके पिता का नाम द्वारकानाथ भट्ट और इनकी माता का नाम जानकी देवी और इनके पुत्र का नाम है पंडित देवर्षि कलानाथ शास्त्री या देवर्षि पंडित कलानाथ शास्त्री। 1964 में इनकी मृत्यु होती है। मतलब भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की मृत्यु कब हुई, 1964 में हुई। जबकि जन्म कब हुआ था, 23 मार्च 1889 में इनका जन्म होता है और 1964 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं की बात करें तो देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ, जयपुर में हुआ। और जयपुर में हुआ तो इन्होंने एक रचना लिखी जिसकी बात करें तो जयपुर का वैभव बताया।
जयपुरम वैभवम, जयपुर वैभवम, जयपुर में भगवान श्री गोविंद देव जी का मंदिर है और इसलिए उन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम है गोविंद वैभवम। और जयपुर के साहित्य के बारे में लिखा तो इसका नाम हो गया साहित्य वैभवम। 3 हमें वैभव प्राप्त होते हैं और जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम, साहित्य वैभवम और इसी रचना के साथ एक संपूर्ण देश का जिसके हम कहते हैं भारत वैभवम, एक रचना और लिखी इन्होंने वैभव के मामले में। तो कौन सी रचना थी? भारत वैभवम। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्रमुख रचनाओं में एक रचना है जिसका नाम है जयपुर वैभवम, दूसरी रचना की बात करें तो रचना का नाम है गोविंद वैभवम, एक रचना है जिसका नाम है साहित्य वैभवम और एक है भारत वैभवम। इनके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, इस उपन्यास की मैं बात करूं तो उपन्यास का नाम क्या है? आदर्श रमणी। और इस आदर्श रमणी की बात करें तो आदर्श रमणी की रचनाकार कौन है? आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आदर्श रमणी रचना किसकी है, तो आपको ध्यान रखना है किसकी है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। कैसी रचना है? यह एक उपन्यास है, ठीक है। बात करें रचना का तो इनकी 4 तो वैभव है। कितने वैभव है? 4 वैभवम, जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम, साहित्य वैभवम और भारत वैभवम। एक उपन्यास है जिसकी बात करें तो उपन्यास का नाम क्या है? आदर्श रमणी। अच्छा, इनकी कुछ टीकाएं हैं, कुछ सरला हैं, उनकी बात करें तो एक रचना है जिसका नाम है कादम्बरी चषकव्रती, जो एक टीका है या कादम्बरी टीका, मतलब कादम्बरी के ऊपर मतलब एक टीका लिखी है। इस रचना का नाम क्या है? कादम्बरी चषकव्रती टीका। रचना का नाम क्या है? कादम्बरी चषकव्रती टीका। अन्य रचनाओं की बात करें तो एक रचना है जिसका नाम है रसगंगाधर टीका, इसे सरला भी कहते हैं, रसगंगाधर टीका। एक रचना है जिसका नाम है गाथा रत्न समुच्चय है, एक है मंजुनाथ गौरवम, मंजुनाथ गौरवम। एक रचना है जिसका नाम है मानसिंह उपन्यास, मानसिंह के लिए एक उन्होंने उपन्यास लिखा है, या जयपुर के राजा मानसिंह के बारे में लिखी गई रचना है। साहित्य कुसुम वाटिका, विनोद वाटिका, मकार महामेलनम, किंतो कुटिलता और प्रबंध परिजात। अन्य इनकी रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। इनकी कुल 15 रचनाएं हमें प्राप्त होती है, जिनको एक बार मैं फिर से रिपीट करूं तो इनकी एक रचना है जिसकी बात करें तो एक रचना है जिसका नाम है जयपुर वैभवम, एक अन्य रचना की बात करूं तो गोविंद वैभवम, साहित्य वैभवम, भारत वैभवम, कादम्बरी चषकव्रती और एक इंपॉर्टेंट रचना की बात करें तो एक रचना है जिसका नाम है आदर्श रमणी उपन्यास। इसके अलावा अन्य रचनाओं की बात करें तो रचना कौन कौन सी है? रस गंगाधर टीका, गाथा रत्न समुच्चय, मंजुनाथ गौरवम, मानसिंह उपन्यास, साहित्य कुसुम वाटिका, विनोद वाटिका, मकार महामेलनम, किंतो कुटिलता और प्रबंध परिजात। इस प्रकार की इनकी रचनाएं हमें प्राप्त होती है। इनके बारे में कुछ विशेष तथ्यों की भी बात करते हैं। देखिए, 2 रचनाएं हमें प्राप्त होती है जो अन्य, जिनको बोलते हैं पत्रिकाएं। एक इनकी पत्रिका है जिसकी बात करें भारतीय पत्रिका है। पत्रिका का नाम क्या है? भारतीय पत्रिका। अभी हमने पढ़ा था देवर्षि कलानाथ शास्त्री, उनके बारे में पढ़ा तो वहां पे भी हमने इस पत्रिका का नाम लिखा था भारतीय। देखिए मित्रों, प्रथम संपादक जिसे कहें तो पहली बार जो संपादन जिन्होंने किया था भारतीय पत्रिका का, उनका नाम क्या है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। इनके पुत्र हैं देवर्षि कलानाथ शास्त्री, तो इन्होंने 20 पत्रिका को आगे चालू रखा, इसलिए उनकी भी ये पत्रिका हो गई। भारतीय पत्रिका का संपादन इन्होंने किया 1954 से लेकर के 1956 तक। कब से कब तक किया? 1954 से 1956 तक। दूसरी पत्रिका की मैं बात करूं तो एक अन्य पत्रिका है जिसकी बात करें तो पत्रिका का नाम है संस्कृत रत्नाकर, संस्कृत रत्नाकर। और संस्कृत रत्नाकर की ये प्रथम संपादक रहे हैं। 1904 में इन्होंने इसको प्रकाशित किया था। मतलब भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की बात करें तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने 1904 में एक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसकी बात करें तो उस पत्रिका का नाम क्या है? संस्कृत रत्नाकर। और दूसरी रचना इन्होंने जो पत्रिका प्रकाशित की उसका नाम है भारतीय पत्रिका, और भारतीय पत्रिका का संपादन इन्होंने 1954 से लेकर के 1956 तक किया। मित्रों, 2 प्रकार की इनकी पत्रिकाएं प्राप्त होती है। आगे चलें इनके विशेष तथ्यों के बारे में। और तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के नाम पर संस्कृत विभाग इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार देता है, एक साहित्य सम्मान देता है जो प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो उस सम्मान का नाम क्या है जिसकी हम बात करें तो एक सम्मान दिया जाता है जिसका नाम है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री पुरस्कार। यानी ये कैसा सम्मान है? साहित्य सम्मान है जिसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है।
मतलब भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के नाम के ऊपर या इनके नाम से संस्कृत का साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, जो जिसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। दूसरी बात करें, इनकी एक मंजू कविता निकुंज काव्यमाला है। इनकी एक काव्यमाला है जिसकी मैं बात करूं तो काव्यमाला का नाम क्या है? मंजू कविता निकुंज। मंजू कविता निकुंज। मंजू कविता निकुंज काव्यमाला में इन्होंने जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम और साहित्य वैभवम का प्रकाशन किया। यानी जो तीनों रचनाएं में प्राप्त हो रही थी प्रारंभ में, वो तीनों प्रारंभ की जो रचनाएं हैं मंजू कविता निकुंज काव्यमाला में प्रकाशित हुई है और इनमें इनके द्वारा इनका प्रकाशन किया गया है। कौन कौन सी रचनाएं? रचनाओं को मैं एक बार फिर से बात करूं, जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम और साहित्य वैभवम, ये तीनों रचनाएं मंजू कविता निकुंज काव्यमाला में इनके द्वारा प्रकाशित की गई है। मित्रों देखिए, एक बार ध्यान देना कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की बात करें तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, इनका जन्म जयपुर में 23 मार्च 1889 में और इनकी मृत्यु 1964 में हुई। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम द्वारकानाथ भट्ट और इनकी माता का नाम जानकी देवी, इनके पुत्र का नाम देवर्षि कलानाथ शास्त्री। इनकी दो रचनाएं हमें पत्रिकाओं के रूप में प्राप्त होती है। प्रथम पत्रिका की मैं बात करूं तो इनकी प्रथम जो पत्रिका थी जिसका प्रथम संपादन इन्होंने किया था उसका नाम है संस्कृत रत्नाकर, जिसका प्रकाशन इन्होंने 1904 ईस्वी में किया। एक अन्य पत्रिका है जिसका नाम है भारती पत्रिका, जिसका संपादन इन्होंने 1954 से 1956 तक किया। इनकी जो रचनाएं हमें प्राप्त होती है मतलब यहाँ देखिए जो भी इनकी हमें रचनाएं प्राप्त होती हैं उन रचनाओं में 3 रचनाएं ऐसी हैं जिनकी बात करें तो मंजू कविता निकुंज काव्यमाला में वो प्रकाशित की गई है, जिनको यहाँ देखिए एक रचना है जिसका नाम है जयपुर वैभवम, एक अन्य रचना है गोविंद वैभवम, एक है साहित्य वैभवम। इसके अलावा एक इनका उपन्यास है, प्रमुख उपन्यास है जो है आदर्श रमणी, एक भारत वैभवम काव्य है मतलब इनकी रचना है, एक कादम्बरी चषक वृत्ति टीका है, एक रस गंगाधर टीका सरला है, गाथा रत्न समुचय है, मंजुनाथ गौरवम, मानसिंह का एक उपन्यास है, साहित्य कुसुम वाटिका, विनोद वाटिका, मकार महामेलनम, किंतो कुटिलता और प्रबंध परिजात, इस प्रकार की रचनाएं हमें प्राप्त होती है। चलो हम अब अन्य एक विद्वान की चर्चा करते हैं। विद्वान का नाम है डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। विद्वान का नाम क्या है? डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री की बात करें तो इनका जन्म जयपुर में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? जयपुर में सॉरी इनका जन्म 13 अप्रैल 1939 को जयपुर में हुआ और इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम वृद्धिचंद्र शास्त्री, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए हैं। पिता की बात करें प्रभाकर शास्त्री के पिता का नाम वृद्धिचंद्र शास्त्री, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए हैं। उनके घर इनके वृद्धिचंद्र शास्त्री के घर में 13 अप्रैल 1939 को डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री का जयपुर में जन्म हुआ। डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री की मृत्यु 2016 ईस्वी में हुई और उनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है जिसका नाम है, महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है आत्मवेदना। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम क्या है? आत्मवेदना। मतलब आत्मवेदना में जमींदारों द्वारा हरिजनों पर जो अत्याचार किया गया है उसका वर्णन मिलता है। ये एक कहानी है। आत्मवेदना क्या है? स्वयं की आत्म की वेदना का वर्णन किया गया है। मतलब यूं समझना, मतलब आत्म का वेदना बताना, किसकी? अपनी स्वयं की आत्मा की। तो उस प्रकार से उन्होंने एक कहानी लिखी है। इस कहानी में उन्होंने लिखा है कि हरिजनों पर किस प्रकार से जमींदारों द्वारा क्या किया जाता है? अत्याचार किया जाता है। तो आत्मवेदना कहानी में जमींदारों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार का वर्णन मिलता है। दूसरी रचना की बात करूं तो अन्य इनकी दूसरी रचना है जिसका नाम है जीवन ज्योति, एक अन्य रचना जिसका नाम है पंचामृतम और एक अन्य रचना जिसका नाम है संस्कृत गद्य प्रभा। इनके द्वारा एक पत्रिका का संपादन किया गया। उस पत्रिका की बात करें, पत्रिका का नाम है विश्वम्भरा। इंपॉर्टेंट पत्रिका है। विश्वम्भरा पत्रिका का संपादन किसने किया? तो विश्वम्भरा पत्रिका का संपादन, इनको प्रधान संपादक कहा जाता है, जिसका प्रकाशन बीकानेर से होता था। मतलब इनकी जो रचना है जिसका नाम है विश्वम्भरा, प्रधान संपादक बीकानेर से प्रकाशित हुआ करते थे, जिसका नाम है विश्वम्भरा। विश्वम्भरा
पत्रिका के प्रधान संपादक कौन है? प्रभाकर शास्त्री। और ये जो पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो इनके प्रकाशन की बात करूं तो कहाँ से प्रकाशित होती थी? बीकानेर से। एक बार फिर से मित्रों रिपीट करता हूं, विद्वान का नाम है डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, जिनका जन्म जयपुर में 13 अप्रैल 1939 को होता है। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम है वृद्धिचंद शास्त्री, जो स्वयं भी संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए हैं। मृत्यु की बात करें तो ये 2016 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं उन रचनाओं की बात करें तो उनकी एक रचना है जिसका नाम है आत्मवेदना, जिसके अंदर यह एक कहानी है, जिस कहानी के अंदर हमें जमींदारों द्वारा हरिजनों पर जो अत्याचार होता है उस अत्याचार का वर्णन मिलता है। दूसरी रचना है इनकी जीवन ज्योति, अन्य रचना है इनकी पंचामृतम, और एक रचना है इसका नाम है संस्कृत गद्य प्रभा। इनके द्वारा एक पत्रिका का भी संपादन किया गया, जिस पत्रिका के प्रथम यानी प्रधान संपादक रहे हैं, महत्वपूर्ण संपादक रहे हैं, उस पत्रिका का नाम है विश्वम्भरा। पत्रिका का नाम क्या है? विश्वम्भरा। तो विश्वम्भरा जो पत्रिका है उसके प्रधान संपादक हैं, जो बीकानेर से प्रकाशित होती थी। देखिए मित्रों आगे चलते हैं, अन्य विद्वान के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक विद्वान है जिनका नाम है पद्म शास्त्री। विद्वान का नाम क्या है? पद्म शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री। इनका जन्म अल्मोड़ा, वर्तमान में अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। मतलब ये समझिए इनका जन्म जहां हुआ था तो स्थान कहाँ है? उत्तराखंड में है। वर्तमान में इनके निवास की बात करो तो वर्तमान में इनका निवास कहाँ है? जयपुर में है। इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम है बद्रीदत्त ओझा। विद्वान की बात करें, विद्वान का नाम है पंडित पद्म शास्त्री। पंडित पद्म शास्त्री, जन्म स्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड, वर्तमान निवास जयपुर, पिता है बद्रीदत्त ओझा। इनका जन्म 17 दिसंबर 1936 को हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 17 दिसंबर 1936 को हुआ। पंडित पद्म शास्त्री का जन्म 17 दिसंबर 1936 को बद्रीदत्त ओझा के यहाँ उस समय अल्मोड़ा नामक स्थान पर हुआ, और ये वर्तमान में जयपुर में निवास करते हैं। इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं इनकी रचनाओं में 2 हमें महाकाव्य प्राप्त होते हैं। कितने महाकाव्य प्राप्त होते हैं? 2 महाकाव्य, जिनका एक महाकाव्य है जिसका नाम है लेलिनामृतम। महाकाव्य का नाम क्या है? लेलिनामृतम, जिसमें हमें 15 सर्ग प्राप्त होते हैं। लेलिनामृतम जो महाकाव्य है उस महाकाव्य में कितने सर्ग प्राप्त होते हैं? 15 सर्ग प्राप्त होते हैं, जिसके अंदर रूस की एक क्रांति हुई थी जिसका नाम है बोल्शेविक क्रांति। रूस में एक क्रांति हुई जिसका नाम है बोल्शेविक क्रांति, और उस रूस की बोल्शेविक क्रांति के जनक थे व्लादिमीर लेनिन। और इस रचना में ही हमें जो रचना है इसका नाम ही क्या है? लेलिनामृतम, यानी लेनिन को इस रचना का नायक बताया गया है। मतलब इस रचना के हमें जो रूस की बोल्शेविक क्रांति के जो जनक थे व्लादिमीर लेनिन, उनको इस रचना का क्या माना है? नायक बनाया गया है। मतलब यूं समझना, लेलिनामृतम में हमें क्या मिलता है? यानी रूस की बोल्शेविक क्रांति मिलती है। यह एक कैसा महाकाव्य है? ये 15 सर्ग का महाकाव्य है, जिसमें रूस की बोल्शेविक क्रांति के जनक जो कौन हुए थे? व्लादिमीर लेनिन, उनको इस महाकाव्य का नायक बनाया गया है। इन्होंने एक दूसरा महाकाव्य लिखा जिसमें इन्होंने लिखा है स्वराज्यम, और स्वराज्य में महाकाव्य है जिसमें हमें 5 सर्ग प्राप्त होते हैं। कितने सर्ग प्राप्त होते हैं? 5 सर्ग प्राप्त होते हैं। इसके बाद इन्होंने एक रचना लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्रह्मा और म्यांमार आदि देशों में चलती है, विश्व कथा शतकम। इनकी एक अन्य रचना है जिसका नाम क्या है? विश्व कथा शतकम, जिसके अंदर हमें एक कथा मिलती है स्वर्ण काक। इनकी प्रसिद्ध कथा है जो ब्रह्मा और म्यांमार आदि देशों में प्राप्त होती है, यानी सोने का कौवा हमें कहानी प्राप्त होती है, और ये इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। बात करें इनकी पंडित पद्म शास्त्री की। पंडित पद्म शास्त्री की पहली रचना कौन सी है? लेलिनामृतम। लेनिनामृतम में हमें रूस की बोल्शेविक क्रांति के जनक व्लादिमीर जो लेनिन है उनके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी इनकी जो रचना है उसका नाम है विश्व कथा शतकम। रचना का नाम क्या है? विश्व कथा शतकम, जिसमें हमें स्वर्णकाक की प्रसिद्ध कथा भी प्राप्त होती है। मित्रों, एक इनका अन्य महाकाव्य है जिसकी बात कर रहे थे हम, स्वराज्यम। और स्वराज्य में कितने महाकाव्य हैं, मतलब महाकाव्य में कितने सर्ग है? 5 सर्ग है। इनकी चौथी रचना की बात करें तो इनकी चौथी रचना है जिसका नाम है सिनेमा शतकम।
शतकम कौन सा है? सिनेमा शतकम। एक है चाय शतकम, चाय शतकम। शतकम कितनी हो गई इनकी? 3। एक विश्व कथा शतकम, सिनेमा शतकम और एक चाय शतकम। एक लोकतंत्र विजय है, बांग्लादेश विजय है। 2 विजय हो गए, कौन कौन से? लोकतंत्र विजय और बांग्लादेश विजय। एक रचना है जिसका नाम है पद्य पंचतंत्रम, मध्या सोवियत यात्रा और महावीर चरितम। इन्होंने सोवियत देश की जो यात्रा करी, तो सोवियत यानी रूस की जो यात्रा करी, उस रूस की यात्रा में उन्होंने एक क्रांति देखी, बोल्शेविक क्रांति। उस पर आधारित उन्होंने लेनिनामृतम रचना लिख दी। उस पर उन्होंने मध्या सोवियत यात्रा लिख दी। उन्हीं की उसी पे उन्होंने विश्वकथा शतकम, सिनेमा शतकम, चाय शतकम, लोकतंत्र का विजय, बांग्लादेश विजय, पद्य पंचतंत्रम, महावीर चरितामृतम, इस प्रकार की अनेक रचनाएं लिखी। देखिए मित्रों, बात करें एक बार फिर से पंडित पद्म शास्त्री की, तो इनकी जो रचनाएं हैं, पहली रचना थी जिसका नाम था लेनिनामृतम। इस रचना के कारण इनको सोवियत भूमि पर भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी लेनिनामृतम रचना पर सोवियत भूमि पर इनको क्या मिला? पुरस्कार मिला, जिसमें बोल्शेविक क्रांति के जनक के बारे में लिखा गया था। और लेनिनामृतम रचना पर सोवियत भूमि पर इनको क्या मिला? पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी अन्य उपनामों की मैं बात करूं, इनको 2 नाम और मिलते हैं। इनको कहा जाता है विद्याभूषण तथा आशु कवि की मानद उपाधियां भी इनको प्राप्त हुई है। आशु कवि जो मतलब तुरंत जो श्लोक का निर्माण कर दे, मतलब किसी भी बात पर, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पात्र को, किसी भी प्रकृति या किसी भी रूप को देख करके हाथों हाथ उसी समय जो श्लोक का, नए श्लोक का निर्माण कर दे, उसे कहते हैं आशु कवि। इसलिए ये इन्होंने वहां की स्थितियों को देखा और वहां की स्थितियों को देख करके इन्होंने क्या किए, मतलब रचनाओं का निर्माण किया। इसलिए इनको एक रचना, इन्हीं रचनाओं के कारण इनको आशु कवि की उपाधि भी प्राप्त होती है और विद्याभूषण की उपाधि भी प्राप्त होती है। इनको राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक भी दिया गया, तो इसलिए इनको कहा जाता है कि राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त है। कैसे रहे हैं? साहित्य अकादमी के द्वारा इनको क्या दिया गया है? स्वर्ण पदक दिया गया है। एक बार फिर से मैं रिपीट करूं विशेष बातों की, इनके विशेष सत्यों की मैं बात करूं तो लेनिनामृतम जो रचना थी इनकी, इन रचना पर सोवियत भूमि में इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। विद्याभूषण तथा आशु कवि की मानद उपाधियां प्राप्त हुई। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा इनको स्वर्ण पदक दिया गया। मित्रों, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, विद्वान है पंडित पद्म शास्त्री, जिनका जन्म अल्मोड़ा वर्तमान उत्तराखंड में है, वहाँ हुआ। इनका वर्तमान निवास जयपुर में है। इनका जन्म 17 दिसंबर 1936 को बद्रीदत्त ओझा के यहाँ हुआ। इनके पिता का नाम क्या हुआ? बद्रीदत्त ओझा। इनकी रचनाओं की मैं बात करूं तो इनकी एक रचना है जिसका नाम है लेनिनामृतम, एक महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग है, जिसमें रूस की बोल्शेविक क्रांति के जनक व्लादिमीर लेनिन जो नायक है उनके बारे में वर्णन किया गया है। दूसरी रचना है जिसका नाम है स्वराज्यम, और उसमें यह भी महाकाव्य है जिसमें 5 सर्ग प्राप्त होते हैं। एक शतक जिसे हम कहते हैं विश्व कथा शतकम, जिसमें विश्व की अनेक कथाओं का इसमें वर्णन किया गया, जिसमें एक प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध कथा है जिसका नाम है स्वर्णकाक, यानी जो ब्रह्मा और म्यांमार आदि देशों में प्रचलित है उस वो भी हमें यहाँ मिलती है। रचना का नाम क्या हुआ? विश्व कथा शतकम। अन्य रचनाओं की बात करूँ तो सिनेमा शतकम, चाय शतकम, लोकतंत्र विजय, बांग्लादेश विजय, पद्य पंचतंत्रम, मध्या सोवियत यात्रा और महावीर चरितामृतम भी हमें प्राप्त होती है। उनके विशेष तथ्यों की मैं बात करूं तो लेनिनामृतम की जो रचना थी उस रचना पर इनको सोवियत भूमि पर भी पुरस्कार से नवाजा गया। इनको विद्याभूषण तथा आशु कवि की मानद उपाधियां भी प्राप्त हैं और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा इनको स्वर्ण पदक दिया गया। मित्रों, हम थोड़ा आगे चलते हैं। एक विद्वान हुए हैं जिनकी बात करें तो पंडित सूर्यनारायण शास्त्री। पंडित सूर्यनारायण शास्त्री, इनका जन्म स्थान है महेंद्रगढ़ हरियाणा। इनका जन्म कहाँ हुआ? महेंद्रगढ़ हरियाणा में हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर में हुई। इनका जन्म 1883 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1951 ईस्वी में हुई। विद्वान पंडित सूर्यनारायण शास्त्री, जिनका जन्म स्थान महेंद्रगढ़ हरियाणा में रहा और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर में हुई। इनका जन्म 1883 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1951 में हुई। इनके द्वारा रचनाओं की मैं बात करूं तो इनकी एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है मानव वंश महाकाव्यम।
प्रमुख रचना कौन सी है इनकी? मानव वंश महाकाव्यम, जिसमें हमें 17 सर्ग मिलते हैं। यह एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। कैसा महाकाव्य है? ऐतिहासिक महाकाव्य है। मानव वंश महाकाव्यम जो रचना है वह 17 सर्ग में विभक्त है, जिसमें ऐतिहासिक महाकाव्य कहा जाता है। बात करें पंडित सूर्यनारायण शास्त्री की जो प्रमुख रचना है, उस रचना का नाम क्या है? मानव वंश महाकाव्यम, जिसमें 17 सर्ग है और ऐतिहासिक महाकाव्य है। दुर्लभ दाम्पत्यम अन्य रचना है इसकी। इनकी जो दूसरी रचना है उनका नाम है दुर्लभ दाम्पत्यम, कृष्णदूतम और उद्योग लहरी। हमें इनकी 4 रचनाएं प्राप्त होती हैं। इनके द्वारा हमने एक पत्रिका पढ़ी थी जिसका नाम है रत्नाकर पत्रिका, संस्कृत रत्नाकर पत्रिका, यानी भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने जो रचना दी थी, मतलब पत्रिकाएं निकाली थी, जिसका संपादन 1904 में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के द्वारा प्रथम बार यानी प्रधान संपादक भी रहे हैं और प्रकाशित की गई थी। प्रथम उनकी पत्रिका थी। ये उस पत्रिका से भी जुड़े रहे हैं, तो संस्कृत रत्नाकर पत्रिका से भी जुड़े रहे हैं। कौन? जिनकी मैं बात करूं तो पंडित सूर्यनारायण शास्त्री। पंडित सूर्यनारायण शास्त्री का जन्म 1883 ईस्वी, इनकी मृत्यु 1951 में हुई। इनका जन्म स्थान महेंद्रगढ़ हरियाणा, प्रारंभिक शिक्षा जयपुर में। इनके द्वारा मानव वंश महाकाव्यम की रचना की गई है, जिसमें हमें 17 सर्ग प्राप्त होते हैं। यह एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। इनकी दूसरी रचना की मैं बात करूं तो दूसरी रचना है दुर्लभ दाम्पत्यम, एक अन्य रचना है जिसका नाम है कृष्णदूतम और एक रचना है जिसका नाम उद्योग लहरी। ये संस्कृत रत्नाकर पत्रिका से भी लगातार जुड़े रहे हैं मित्रों। देखिए मित्रों, अब हम बात करने वाले हैं जिसकी बात करें तो इनकी जो अन्य रचना के हमने बात करी है कौन कौन सी है? दुर्लभ दाम्पत्यम, कृष्णदूतम और उद्योग लहरी। अब हम आगे चलते हैं और अन्य विद्वान के बारे में चर्चा करते हैं। एक विद्वान है जिनका नाम है पंडित गणेश राम शर्मा। पंडित गणेश राम शर्मा, पंडित गणेश राम शर्मा, इनका जन्म स्थान है डूंगरपुर और इनके पिता का नाम केदारनाथ शर्मा। केदारनाथ शर्मा के यहाँ 27 मार्च 1908 ईस्वी को पंडित गणेश राम शर्मा का जन्म हुआ। इनका जन्म स्थान डूंगरपुर, जन्म दिनांक 27 मार्च 1908। इनकी रचनाओं की मैं बात करूं तो इनकी जो रचनाएं हैं, एक रचना है जिसका नाम है संस्कृत कथा कुंजम, महिष मर्दिनी स्तुति, मोहनाभ्युदय, लक्ष्मण प्रशस्ति और आसुमय कुसुमांजलि। मित्रों ध्यान देना, विद्वान का नाम पंडित गणेश राम शर्मा, जन्म स्थान डूंगरपुर, पिता केदारनाथ शर्मा, जन्म हुआ 27 मार्च 1908 को। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना प्राप्त होती है एक तो संस्कृत कथा कुंजम, महिष मर्दिनी स्तुति, मोहनाभ्युदयम, लक्ष्मण प्रशस्ति और आसुम कुसुमांजलि। इनकी हमें 5 रचनाएं प्राप्त होती है। एक बार फिर से मैं रचनाओं को रिपीट करता हूँ। संस्कृत कथा कुंजम, महिष मर्दिनी स्तुति, मोहनाभ्युदयम, लक्ष्मण प्रशस्ति और आसी कुसुमांजलि। अन्य विद्वान की चर्चा करें, एक विद्वान है जिनका नाम है प्रोफेसर हरिराम आचार्य। प्रोफेसर हरिराम आचार्य का जन्म 1936 ईस्वी राजस्थान के जैसलमेर नामक जिले में हुआ। प्रोफेसर हरिराम आचार्य जिनका जन्म 1936 ईस्वी में जैसलमेर में हुआ। कहाँ हुआ? जैसलमेर में हुआ। और उनके पिता का नाम गणेश दत्त आचार्य। हरिराम आचार्य के पिता का नाम गणेश दत्त आचार्य है। इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं, उन रचनाओं की बात करें तो इनकी सबसे प्रमुख रचना है, एक तो है मधुछंदा। रचना का नाम क्या है? मधुछंदा। आगम तीर्थ, गाथा सप्तशती, गीत गोविंदम, खुले किरणपाल, जिसके लिए इन्हें मीरा पुरस्कार से नवाजा गया। इनको प्राप्त हुआ एक पुरस्कार जिसका नाम है मीरा पुरस्कार। और एक रचना है इनकी पूर्व शाकुंतलम। मित्रों ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है जिसका नाम है मधुछंदा। रचना का नाम क्या है? मधुछंदा। मधुछंदा में एक बार इनकी विशेष चर्चा भी कर लेते हैं। ये जो मधुछंदा है ना, वर्तमान आप संस्कृत की पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 जिसका नाम है स्पंदना, पुस्तक का नाम क्या है? स्पंदना। और स्पंदना का एक पाठ है कक्षा 10 में चलने वाली जो पुस्तक है संस्कृत की जिसका नाम है स्पंदना। उस स्पंदना में एक पाठ लिखा गया है जय सुर भारती। कौन सा पाठ लिखा गया है? जय सुर भारती। वह पाठ प्रोफेसर हरिराम आचार्य द्वारा लिखा गया है, संकलित मधुछंद से लिया गया है।
यानी ये ग्रंथ जो है मधुछंदा उससे संकलित किया गया है और यहाँ इसमें बसंत बहार राग में लिखा गया है। देखिए मित्रों, ये प्रमुख रचना है। जिस रचना की मैं बात करूं, रचना का नाम क्या है? मधुछंदा है। दूसरी रचना का नाम है आगम तीर्थ है, गाथा सप्तशती है, गीत गोविंदम है, खुले किरणपाल है और पूर्व शाकुंतलम है। इनके द्वारा एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया था जिसका नाम है स्वर मंगला। पत्रिका का नाम क्या है? स्वर मंगला। पत्रिका का नाम क्या है? स्वर मंगला। पत्रिका का नाम क्या है भाई? स्वर मंगला। मित्रों, विशेष बात करें, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कक्षा 10 संस्कृत स्पंदना के एक पाठ जय सूर्य भारती, पाठ का नाम क्या है? जय सूर्य भारती, यानी 1966 में इन्होंने रचित किया था यह पाठ। 1966 में रचित बसंत बहार राग में मधुछंदा काव्य में संकलित किया गया है। यानी यह जो पाठ है ना, मधुछंदा काव्य से संकलित कर लिया गया है। यानी कि रचना जो कौन सी थी? मधुछंदा। और मधुछंदा से इस पाठ को संकलित कर लिया गया है, इसमें बसंत बहार राग है। देखना भाई, हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो ये ध्यान रखना, ये पुस्तक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण रचना से क्यों? क्योंकि यहाँ एक पाठ लिया गया है जय सूर्य भारती, और जय सूर्य भारती हमें कहाँ प्राप्त होती है? मधुछंदा में प्राप्त होती है। इसमें कौन सी बहार का राग है? बसंत बहार राग है। ठीक है मित्रों, एक बार फिर से रिपीट करूं, प्रोफेसर हरिराम आचार्य का जन्म 1937 ईस्वी में राजस्थान के जैसलमेर में हुआ। इनके पिता का नाम गणेश दत्त आचार्य। इनके द्वारा रचनाओं की मैं बात करूं तो मधुछंदा, आगम तीर्थ, गाथा सप्तशती, गीत गोविंदम, खुले किरणपाल जिसके लिए मीरा पुरस्कार दिया गया, पूर्व शाकुंतलम इनकी एक पत्रिका है जिसका नाम है स्वर मंगला। और विशेष मैं बात करूं तो कक्षा 10 की संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है स्पंदना। उस स्पंदना में एक पाठ लिखा गया है जिसका नाम है जय सूर्य भारती। वह पाठ मधुछंदा से संकलित कर लिया गया है, जिसका निर्माण प्रोफेसर हरिराम आचार्य ने 1966 में किया, जो बसंत बहार राग में लिखा गया है। मित्रों, अन्य विद्वान की बात करें, अन्य विद्वान का नाम है शिव सागर त्रिपाठी। विद्वान का नाम क्या है भाई? शिव सागर त्रिपाठी। क्या नाम है? शिव सागर त्रिपाठी। और शिव सागर त्रिपाठी की बात करें तो इनका जन्म स्थान संडेला यूपी में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? संडेला यूपी में। और इनका जन्म 1935 में हुआ। इनके पिता का नाम है शिव गोविंद त्रिपाठी। पिता का नाम क्या है? शिव गोविंद त्रिपाठी। मित्रों, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, विद्वान का नाम है शिव सागर त्रिपाठी। इनका जन्म 1935 ईस्वी में संडीला उत्तर प्रदेश में हुआ और पिता का नाम शिव गोविंद त्रिपाठी। यूं समझिए कि शिव गोविंद त्रिपाठी के यहाँ 1935 ईस्वी में संडीला उत्तर प्रदेश में शिव सागर त्रिपाठी का जन्म होता है। इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई है उन रचनाओं की मैं बात करूं तो उनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाओं में बात करें तो एक रचना है जिसका नाम है प्राणाहुति। रचना का नाम क्या है? प्राणाहुति। शरण रक्षणम, शरण की रक्षा करना। दूसरी रचना का नाम क्या है? शरण रक्षणम। एक अन्य रचना जिसका नाम है संभूति। एक अन्य रचना जिसका नाम है छंदो अलंकार। और एक अन्य रचना जिसका नाम है कथा षडकम। जिसमें 6 कथाएं प्राप्त होती है। कथा यानी कथा, षडकम यानी षडकम, षडकम यानी 6 कथाएं। कथा कितनी है? 6। सता मतलब कथाएं कितनी हैं? कथा षडकम। और उन कथाओं की मैं बात करूं तो कथाएं कौन कौन सी है? हुतात्मा, अशिक्षिता, सुकन्या, वंद्या, पुस्तक कृमि और ललनालोत्रम। मित्रों, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, शिव सागर त्रिपाठी का जन्म 1935 में शिव गोविंद त्रिपाठी के यहाँ संडीला उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके द्वारा रचनाओं की मैं बात करूं तो इनकी रचनाएं होती है प्राप्त। पहली रचना है प्राणाहुति, एक अन्य रचना है जिसका नाम है शरण रक्षणम, एक है संभूति, एक है छंदो अलंकार और एक अन्य रचना है कथा षडकम। कथा षडकम 6 कथाएं, इसका मतलब हुआ 6 कथाएं प्राप्त होती है। इसमें इन रचनाओं की बात करें तो कौन कौन सी रचना है? कथाएं हैं हुतात्मा, अशिक्षिता, सुकन्या, वंद्या, पुस्तक कृमि और ललनालोत्रम। कथा षडकम में हमें 6 कथाएं प्राप्त होती है। कौन कौन सी कथाएं प्राप्त होती है? हुतात्मा, अशिक्षिता, सुकन्या, वंद्या, पुस्तक कृमि, ललनालोत्रम। इसके अलावा हमें इनकी 3 और पत्रिकाएं प्राप्त होती है। पत्रिकाओं की बात करूं तो 3 पत्रिकाएं कौन कौन सी प्राप्त होती है? मेधा, त्रिविधा और ज्योति। यानी 3 विधाएं हैं, 3 रचनाएं हैं, 3 पत्रिकाएं हैं। तो 3 पत्रिकाएं याद रखो। कितनी पत्रिकाएं हैं? 3 पत्रिकाएं हैं। तो एक तो मान लो कौन सी हो गई? त्रिविधाई हो गई, एक हो गई मेधा और एक हो गई ज्योति। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मित्रों ध्यान देना, थोड़ा समझने का प्रयास करें। विद्वान का नाम शिव सागर त्रिपाठी, जिनका जन्म 1935 ईस्वी में शिव गोविंद त्रिपाठी के यहाँ संडीला उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाओं की मैं बात कर दूं, इनकी रचना है प्राणाहुति, शरण रक्षणम, संभूति, छंदो अलंकार और कथा षडकम।
कथा सड़कम में 6 कथाएं प्राप्त होती है, जिनकी बात करें हुतात्मा, अशिक्षिता, सुकन्या, वंध्या, पुस्तक कृमि और ललनालोत्रम। 3 हमें इनकी पत्रिकाएं प्राप्त होती हैं। पत्रिकाओं की बात करूं, मेधा, त्रिविधा और ज्योति। आगे चलते हैं, एक अन्य विद्वान के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। राजस्थान में अनेक विद्वान हैं, जिनकी बात करें, एक विद्वान और है जिनका नाम है मोहनलाल पांडे। श्री मोहनलाल पांडे का जन्म 1934 ईस्वी में जयपुर में हुआ। श्री मोहनलाल पांडे का जन्म 1934 में कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। श्री मोहनलाल पांडे का जन्म कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। कब हुआ? 1934 ईस्वी में। इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं उनकी बात करें तो रचनाएं हैं पत्रदूतम। रचनाओं की बात करें तो रचना कौन सी है? पत्रदूतम। रचना कौन सी है? पत्रदूतम। पत्रदूतम, रस कपूर, पद्मिनी और नति नति। रचना की बात करें तो इनकी रचना कौन कौन सी है? रचनाओं की मैं बात करूं तो रचनाएं हैं इनकी, एक तो है रचना जिसका नाम है पत्रदूतम, एक रचना है रस कपूर, एक रचना है पद्मिनी और एक रचना है नति नति। मित्रों, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, विद्वान का नाम क्या है? मोहनलाल पांडेय। इनका जन्म जयपुर में हुआ। इनका जन्म 1934 ईस्वी में हुआ। इनकी रचनाओं की बात करूं तो इनकी रचनाएं हमें प्राप्त होती है, जिसकी बात करें तो एक रचना का नाम है पत्रदूतम, एक रचना है रस कपूर, एक रचना है पद्मिनी और एक अन्य रचना जिसका नाम है नति नति। इनकी हमें कोई भी पत्रिका प्राप्त नहीं होती है। ये तीनों पत्रिकाएं इनकी नहीं। इन पत्रिकाओं की बात करें तो ये पत्रिकाएं शिवसागर त्रिपाठी की। शिवसागर त्रिपाठी की 3 पत्रिकाएं प्राप्त होती है, मेधा, त्रिविधा और ज्योति। अब हम बात कर रहे हैं जिसकी, उनका नाम है मोहनलाल पांडेय। इनका जन्म 1934 जयपुर में हुआ, जिनकी हमें 4 रचनाएं प्राप्त होती है। पत्रदूतम, रचना का नाम क्या है भाई? पत्रदूतम। रचना का नाम क्या है? पत्रदूतम, रस कपूर, पद्मिनी और नति नति। मित्रों, ये हमारे राजस्थान के संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार थे। इनको हम साहित्यकार भी कह सकते हैं। हमने 10 साहित्यकारों के बारे में चर्चा करी। मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, पहले विद्वान की हमने चर्चा करी अंबिका दत्त व्यास, कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, सूर्यनारायण त्रिपाठी, पंडित पद्म शास्त्री, प्रभाकर शास्त्री, गणेश राम शर्मा, हरिराम आचार्य, शिवसागर त्रिपाठी और मोहनलाल पांडे। इन विद्वानों का राजस्थान से संबंध रहा है। हमारे सिलेबस में दिया गया है कि राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार जो भी हैं उनसे संबंधित यहाँ हमारी परीक्षा में मतलब शिक्षण विधियों में एक प्रश्न और यहाँ से आने वाला है। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग थोड़ा धैर्य से समझने का प्रयास करिए, रचनाओं को याद करें, इनका जन्म स्थान को, इनके पिता, इनके माता का जो भी नाम है उनको याद करें, अन्य रचनाओं की, उनकी पत्रिकाओं के बारे में अवलोकन करें। मित्रों, इसी कक्षा को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट कक्षा जो भी होगी वो अन्य किसी बिंदु को लेकर के होगी, अन्य टॉपिक को लेकर के होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मित्रों, राधे राधे।